ओके जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो द नेक्स्ट लेक्चर इज लेक्चर नंबर 9। इसके अंदर भी जनाब हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे विच इज़ हाईली टेस्टेड इन दी एग्जाम्स, स्पेशली इन एमसीक्यूज क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यंग फीमेल presented with complaint of a young female presented with complaint of amenorrhea mean lack of menstruation, ठीक है। galacturia stand for excessive discharge of milk from the breast, that is galacturia, and loss of libido. Which of the following will be suspected in this case? ठीक है जी, ये एक केस है जनाब, ये बहुत कॉमन है और बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है रिगार्डिंग ऑल स्पेशलिटीज। ठीक है कि यंग फीमेल है, इसके अंदर तीन चीजें उन लोगों ने दी होती हैं। एमेनोरिया विच इज लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन, इसके साथ साथ गैलेक्टूरिया एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ मिल्क फ्रॉम द फीमेल ब्रेस्ट और लॉस ऑफ लिबिडो। ये तीन चीजें जब भी यंग फीमेल के अंदर आ जाए, so this is a condition where prolactin hormone is very high. इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? हाँ जी, प्रोलैक्टिनोमा, दैट इज कॉल्ड प्रोलैक्टिनोमा। प्रोलैक्टिन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। कभी कभार एफसीपीएस के अंदर मैंने ये भी देखी है की के अंदर प्रोलैक्टिनोमा के बजाय वो कहते हैं मैक्रोप्रोलैक्टिनोमा। प्रोलैक्टिनोमा को हम दो में डिवाइड करते हैं, माइक्रोप्रोलैक्टिनोमा एंड मैक्रोप्रोलैक्टिनोमा। मैक्रो का मतलब क्या है? बड़ा, कि ऐसा कैंसर प्रोलैक्टिन हार्मोन जिसमें उसका लेवल कई फोल्ड इंक्रीज हो जाता है, कि प्रोलैक्टिन का लेवल बहुत ज़्यादा मैक्रो मीन बड़े सतह पे बढ़ जाता है, तो वो जनाब ये सिम्टम फिर आसानी से करा सकते हैं। लेकिन हमने इसकी फिजियोलॉजी पढ़नी है, ये सिम्टम प्रोलैक्टिनोमा पेशेंट के अंदर किस तरह आते हैं। तो लेकिन कंसेप्ट के बारे में याद रखना है कि व्हाट इज द कंसेप्ट। यही कंसेप्ट आप लोगों ने क्लास से सीखने हैं कि कंसेप्ट कौन कौन से हैं। तो देखिए, हमें जैसे पता है कि ब्रेन के अंदर दिस पी शेप साइज मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी इज पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये वाला जो पार्ट है दिस इज द इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, या इसको हम सिंपली इंटीरियर पिट्यूटरी लोब भी कहते हैं। और इस साइड पे कौन सा होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब। ठीक है, चले इस क्लास से तो इतना भी याद रखे, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब है यहाँ से सिर्फ और सिर्फ दो हार्मोन की रिलीज होती है, बस ये याद रखना है। वन इज वाज एडीएच, अनदर इज ऑक्सीटोसिन। ADH and oxytocin, these are the two hormone that is stored and only released from posterior pituitary lobe. ADH कितने रिसेप्टर पे काम करता है? 2 पे। अगर ये V1 पे काम करे, कौन सा मैसेंजर सिस्टम है? IP3। और अगर ये V2 पे काम करे, साइक्लिक MP। ऑक्सीटोसिन किस पे काम करता है? IP3। ये याद रखें, ठीक है, ये बार बार रिपीट होते हैं। इंटीरियर पिट्यूटरी लोब से एक हार्मोन निकलता है, यहाँ पे सेल्स होते हैं। इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जो सेल है दैट इज कॉल्ड लेक्टोट्रॉप्स। द सेल्स आर कॉल्ड लेक्टोट्रॉप्स। इन लेक्टोट्रॉप्स सेल से हमारे पास एक हार्मोन की रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड प्रोलैक्टिन। तो ये क्वेश्चन याद रखे कि प्रोलैक्टिन इज अ हार्मोन कम फ्रॉम लेक्टोट्रॉप सेल प्रेजेंट इन द इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब यहाँ पे याद रखना है कि दिस प्रोलैक्टिन will go and help in lactogenesis. ये लैक्टोजेनेसिस में काम करता है। लैक्टोजेनेसिस मीन मिल्क प्रोडक्शन में काम करता है। इधर
इस इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आप लोगों ने याद रखना है कि GnH आता है। क्या आता है? GnH स्टैंड फॉर गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। तो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन के अंदर FSH भी आता है और इसके अंदर LH भी आता है। क्लियर है? और इसके लिए रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से आता है। प्रोलैक्टिन नॉर्मली, एमसीक्यूज याद रखें, प्रोलैक्टिन नॉर्मली GnH की रिलीज को इनहिबिट कर देता है। ये एमसीक्यूज आता है कि अगर प्रोलैक्टिन GnH को डिस्टर्ब करे, इसकी रिलीज को ब्लॉक करे, तो ना FSH आएगी और ना LH आएगी। जब ये दोनों हार्मोन्स नहीं आएंगे, सो एज देयर विल बी एनी फोलिकल स्टिमुलेशन इन द ओवरी, नो, और LH ना होने की वजह से देयर विल बी नो ओव्यूलेशन, सो द फीमेल विल लीड्स टू एमेनोरिया। तो एमेनोरिया की जो वजह है प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ने की वजह से, बिकॉज दिस हार्मोन हैज अ इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन द रिलीज ऑफ FSH एंड LH। और अगर ये दोनों हार्मोन नहीं आएंगे, हार्मोनल प्रोफाइल डिस्टर्ब हो जाएगा, देयर विल बी एमेनोरिया। दूसरी बात, प्रोलैक्टिन जितना ज्यादा होगा उतना लैक्टोजेनेसिस ज्यादा होगा, सो देयर विल बी एक्सेसिव मिल्क प्रोडक्शन एंड दैट विल लीड्स टू गैलेक्टोरिया। और जब ये हार्मोनल प्रोफाइल डिस्टर्ब हो जाए, द फीमेल आल्सो विल डेवलप लॉस ऑफ लिबिडो। तो लॉस ऑफ लिबिडो, एमेनोरिया की FSH LH की डिस्टर्बेंस की वजह से, लेकिन दिस गैलेक्टोरिया ड्यू टू एक्सेस लैक्टोजेनेसिस की वजह से। तो वेन एवर अ यंग फीमेल presented with the history of amenorrhea, keratoria and loss of libido, as well as think about prolactinoma, that is a cancer that will release excess level of prolactin। अब यहाँ पे नेक्स्ट MCQs लेके जो एग्जाम के अंदर हाईली टेस्टेड होता है, which hormone has natural contraceptive role। ठीक है, what is contraceptive role? The hormone which can prevent the pregnancy, that is called contraceptive role। तो प्रोलैक्टिन एक नेचुरल हार्मोन है, अगर ये FSH LH को कम कर सकता है तो उससे ओव्यूलेशन नहीं होगी। नो ओव्यूलेशन मीन नो प्रेगनेंसी, सो दैट इज विच एक्शन? कॉन्ट्रासेप्टिव एक्शन। तो ऐसा हार्मोन बॉडी का जो नेचुरल है, लेकिन वो FSH LH की रिलीज को कम करके कॉन्ट्रासेप्टिव रोल प्ले कर सकता है। हाँ जी, तो वो कौन सा हार्मोन है? आंसर इज प्रोलैक्टिन, नंबर 1। ठीक है, ये PMDC के अंदर जो लाइसेंसिंग एग्जाम्स होते हैं उसमें, JCAT एग्जाम में, प्लैब के अंदर, FCPS के अंदर, दिस इज वेरी वेरी हाईली टेस्टेड MCQs क्वेश्चन के द नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव हार्मोन फॉर द बॉडी इज प्रोलैक्टिन। क्लियर है? नेक्स्ट इसके बाद एक और MCQs इसके लिखे प्रोलैक्टिन के बारे में, कि इसका नेक्स्ट MCQs ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर। तो जी, इसके बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? वो कौन सी चीज है जो प्रोलैक्टिन के लिए क्या है? इनहिबिटिंग फैक्टर है। आंसर इज डोपामीन। Dopamine is a neurotransmitter which is a prolactin inhibiting factor। इसको हम PIF भी कहते हैं। PIF स्टैंड फॉर प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर। इसका मतलब अगर डोपामीन का लेवल बॉडी के अंदर क्या हो जाए? बढ़ जाए, तो इससे हम क्या करा सकते हैं? प्रोलैक्टिन को इनहिबिट कर सकते हैं। तो अगर किसी फीमेल में प्रोलैक्टिनोमा है, तो हमने डोपामीन जैसा ड्रग देना है कि इसका अपोजिट देना है? हाँ जी, डोपामीन जैसा ड्रग देना है। Those drug which mimic like dopamine या those drug which act like dopamine, they are called dopamine agonist। इसको हम dopamine agonist। तो देखे, प्रोलैक्टिनोमा के अंदर अगर ट्रीटमेंट आ जाए, व्हाट इज द ट्रीटमेंट? बेस्ट ड्रग अगर आ जाए ट्रीटमेंट में, तो आप लोगों ने डोपामीन क्या लिखना है? एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट? डोपामीन एगोनिस्ट लिखना है, डोपामीन एगोनिस्ट। इसका मतलब ये है कि नॉर्मली डोपामीन इज अ इनहिबिटिंग फैक्टर फॉर द प्रोलैक्टिन। तो अगर फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा ड्रग दे जो डोपामीन जैसा काम करे, तो वो डोपामीन एगोनिस्ट होगा, तो वो प्रोलैक्टिन की रिलीज को कम करेगा। एंड द ड्रग विच इज कॉमनली वाइडली यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मैक्रोप्रोलैक्टिनोमा, दैट इज ब्रोमोक्रैप्टीन। ये ड्रग नाम सुने ना, इसको हम क्या कहते हैं? ब्रोमोक्रैप्टीन। सो ब्रोमोक्रैप्टीन इज अ डोपामीन एगोनिस्ट विच इज कॉमनली यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मैक्रोप्रोलैक्टिनोमा। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट याद रखें, एक और भी याद रखे, इसका नाम है गेबर
केबरगुलिन, केबरगुलिन, दिस इज अनदर ड्रग विच इज डोपामीन एगोनिस्ट। लास्ट टाइम FCPS पार्ट 1 के अंदर ये क्वेश्चन भी आया था और ये गायनी और रेडियोलॉजी इन दो स्पेशलिटी में आया था। इसमें ब्रोमोक्रिप्टीन नहीं था, तो ब्रोमोक्रिप्टीन और केबरगुलिन ये दोनों ड्रग दिए जाते हैं ताकि उससे हम प्रोलैक्टिन की रिलीज को कम कर सके। अब अगर एक और क्वेश्चन आप लोग ये कहेंगे, जिस तरह फेसबुक के ऊपर मुख्तलिफ ग्रुप्स में लोग इसको कन्फ्यूजन कराते हैं, क्या एक ऑप्शन है जिसमें ब्रोमोक्रिप्टीन भी है और केबरगुलिन भी है, तो हमने फिर कौन सा लिखना है? आंसर इज ऑलवेज केबरगुलिन नाउअडेज। केबरगुलिन इज द मोस्ट वाइडली ड्रग यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्रोलैक्टिनोमा बिकॉज इट हैज अ वेरी वेरी लेसर साइड इफेक्ट। इसके साइड इफेक्ट क्या है? वो बहुत कम है। ये डोपामीन रिसेप्टर का क्या है? एगोनिस्ट है। अब डोपामीन रिसेप्टर हम आगे मजीद भी पढ़ेंगे, लेकिन MCQs अगर आ जाए, केबरगुलिन एक्ट ऑन विच रिसेप्टर ऑफ डोपामीन? इट इज अ D2 रिसेप्टर एगोनिस्ट। ये MCQs भी आता है। केबरगुलिन एक्टिवेट डोपामीन 2 रिसेप्टर, तो ये कौन सा है? D2 एगोनिस्ट है और ये प्रोलैक्टिन की लेवल को कम कर देता है। लेकिन ब्रोमोक्रिप्टीन के बारे में अगर आ जाए, ये किस रिसेप्टर पे काम करता है? दिस इज द ओनली एगोनिस्ट ऑफ डोपामीन दैट हैज नो स्पेसिफिक रिसेप्टर। तो ये भी याद रखें, दिस ड्रग हैज नो स्पेसिफिसिटी रिगार्डिंग रिसेप्टर बट केबरगुलिन कैन मेनली एक्ट ऑन विच रिसेप्टर? D2 रिसेप्टर। तो जब भी D2 रिसेप्टर के बारे में एगोनिस्ट पूछा जाए which is widely used in the treatment of macroprolactinoma, your answer will be always of केबरगुलिन। क्लियर है? तो प्रोलैक्टिनोमा का क्वेश्चन इंपोर्टेंट। नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव रोल कौन करता है? प्रोलैक्टिन FSH LH को कम कर देता है और इसमें डोपामीन इनहिबिटिंग फैक्टर प्रोलैक्टिन के लिए है और उसमें हम डोपामीन एगोनिस्ट केबरगुलिन इज बेस्ट देन ब्रोमोक्रिप्टीन। ये क्वेश्चन आप लोगों ने कंसेप्चुअली याद रखने हैं। ठीक है जी, ओके। अब हम पढ़ेंगे जनाब, फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज मेंट बाय एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड हेडिंग दे और इसके अंदर जो MCQs है उसको हम टारगेट करेंगे कि एड्रीनल ग्लैंड के अंदर कौन कौन से MCQs है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड फॉर द बॉडी। इसको हम लाइफ सेविंग ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि इससे जो हार्मोन्स आते हैं दे मेंटेन अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन इन द बॉडी। उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर जो ग्लूकोज की डिमांड है बॉडी की, उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट वो हार्मोन रोल प्ले करते हैं जो किस ग्लैंड से आते हैं? एड्रीनल ग्लैंड। ये एड्रीनल ग्लैंड किसके ऊपर पड़े हैं? किडनी के ऊपर। इसको ऐसे याद किया जाता है, रीनल इज द वर्ड यूज फॉर किडनी। तो किडनी के ऊपर जमा ऐड होने वाला ग्लैंड क्या है? एड्रीनल ग्लैंड है। और इस वजह से किडनी के ऊपर लोकेशन की वजह से इसको हम सुप्रा रीनल ग्लैंड भी कहते हैं, सुप्रा रीनल ग्लैंड। इसकी एनाटोमिकल एक पॉइंट याद रखें, देखिए एब्डोमेन के जितने भी विसरल आर्गन है दे आर कवर्ड बाय अ फैटी लेयर विच इज कॉल्ड पेरिटोनियम। तो कुछ आर्गन उस पेरिटोनियम के अंदर है लेकिन कुछ आर्गन पेरिटोनियम के पीछे है। जो आर्गन पेरिटोनियम के पीछे होती है उसको क्या कहते हैं? रेट्रो पेरिटोनियल। एड्रीनल ग्लैंड इज अ रेट्रो पेरिटोनियल स्ट्रक्चर। नंबर 1, इट इज रेट्रो पेरिटोनियल। इसका मतलब यह है कि ये पेरिटोनियम के अंदर नहीं है, ये रेट्रो पेरिटोनियल है। ठीक है, बिहाइंड दी पेरिटोनियम। हम आगे पढ़ेंगे वो ग्लैंड सारे पढ़ेंगे जो पेरिटोनियम के पीछे पड़े होते हैं, दैट विल कम बाय इट्स ओन। लेकिन अगर किसी ने याद रखना है SAD सेड प्यूकर, ये हम आगे पढ़ेंगे। दिस इज द निमोनिक फॉर दोज आर्गन विच लाइज बिहाइंड द पेरिटोनियम। सो बिहाइंड द पेरिटोनियम के अंदर ये सारे के सारे ग्लैंड आते हैं। तो इस ग्लैंड के अंदर जो हमने फिर आगे जनाब इसकी पढ़नी है इंपोर्टेंट पॉइंट्स, जिस तरह इससे मुराद है स्प्लीन, इससे मुराद क्या है? स्प्लीन है। ठीक है, इसमें जनाब आप लोगों ने 8 से मुराद क्या है? एड्रीनल ग्लैंड है। फिर ड्यूडिनम है, तो ड्यूडिनम के तो जनाब 4 पार्ट्स है ना, एक्सेप्ट फर्स्ट एंड सेकंड। लेकिन ये में आगे पेंक्रियाज, यूरेटर, कोलोन, फिर किडनी, इसोफेगस एंड पार्शियली रेक्टम। तो ये हम आगे पढ़ेंगे, इसकी अलग क्लास है, लेकिन इट इज इटसेल्फ इज अ रेट्रोपेरिटोनियल। देखिए इसके जनाब ये भी याद रखना है कि इसके 2 पार्ट्स होते हैं। एड्रीनल ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। इसकी जनाब जो आउटर पार्ट है दैट इज कॉल्ड एड्रीनल कार्टेक्स, इसको एड्रीनल कार्टेक्स कहेंगे। और इस ग्लैंड का जो इनर पार्ट है इसको हम एड्रीनल मेडुला पढ़ेंगे। ठीक है, एड्रीनल मेडुला। दीज आर द 2 पार्ट्स ऑफ एड्रीनल ग्लैंड। अब एड्रीनल कार्टेक्स जो लेयर है
इसके मजीद कितनी जोन्स है या सब लेयर से 3। तो यहाँ पे याद रखें द आउटर जोन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स इज जोना ग्लोमेरुलोसा। यहाँ पे नेक्स्ट है जोना फेसिकुलेटा, फेसिकुलेटा, और लास्ट है जोना रेटिकुलेरस। So these are the 3 layers which are 3 zones which are present in the adrenal cortex। और ये जो जोन्स की नाम है ये मैंने सीक्वेंस वाइज लिखी है क्योंकि सबसे बाहर वाला ग्लोमेरुलोसा है, फिर इसके बाद मिडल फेसिकुलेटा है और सबसे इनर साइड पे रेटिकुलेरस। अगर अब ये एमसीक्यूज वाला एरिया है, एक एक एमसीक्यूज है और एग्जाम के अंदर हाईली टेस्टेड होते हैं कि व्हाट इज द हार्मोन दैट इज कम फ्रॉम जोना ग्लोमेरुलोसा। आंसर इज एल्डोस्टेरोन। यहाँ से कौन सा हार्मोन आता है? एल्डोस्टेरोन। तो एल्डोस्टेरोन इज अ हार्मोन दैट इज कम फ्रॉम दी जोना ग्लोमेरुलोसा। एल्डोस्टेरोन का दूसरा नाम क्या है? इट इज आल्सो कॉल्ड मिनरलोकार्टिकाइड। इसको हम क्या कहते हैं? मिनरलोकार्टिकाइड। लेकिन जो जोना फेसिकुलेटा है इससे जो हार्मोन रिलीज होता है दैट इज कॉल्ड कोर्टिसोल। कोर्टिसोल is a natural steroid which is also known as glucocorticoid। Glucocorticoid, corticoid means it is a steroid, but this hormone can increase glucose level in stressful situation। इस वजह से उसको हम ग्लूकोकार्टिकाइड कहते हैं। और जो जोना रेटिकुलेरस है उससे जो हार्मोन आता है इज अ ग्रुप, दे आर नोन एज एंड्रोजेंस। तो इसके अंदर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड टेस्टोस्टेरोन ये हार्मोन्स आते हैं। ठीक है। एड्रिनल मेडुला में याद रखें कि इन द इनर साइड ऑफ एड्रिनल ग्लैंड वी हैव एंटीरोक्रोमाफिन लाइक सेल। यहाँ पे एंटीरोक्रोमाफिन लाइक सेल है, इसका मतलब ये है एंटीरोक्रोमाफिन लाइक सेल, एंड दैट विल सिक्रीट व्हाट? कैटाकोलामीन। ये कैटाकोलामीन सिक्रीट करते हैं। कैटाकोलामीन, कैटाकोलामीन, कैटाकोलामीन कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स मेनली, डोपामीन, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। तो ये 3 चीजें मिलकर हम कहते हैं कि दीज आर कैटाकोलामीन। तो यहाँ से डोपामीन आता है, ठीक है, यहाँ से जनाब एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। इसका मतलब ये है दीज 3 इज अ ग्रुप नोन एज कैटाकोलामीन। ठीक है जी। ये आते हैं एंटीरोक्रोमाफिन लाइक सेल विच इज प्रेजेंट इन दी एड्रिनल मेडुला। तो ये ग्लैंड की आप लोगों को थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। एड्रिनल ग्लैंड के जो पार्ट्स है उसकी नॉर्मल सिक्रीशंस क्या है और ये जनाब किन किन लेयर से आती है। एड्रिनल कॉर्टेक्स में 80% ऑफ द ग्लैंड, 80% ग्लैंड का जो एरिया है ये कॉर्टेक्स बनाता है और 20% ऑफ द ग्लैंड इज मेड बाय एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला बनाता है। ठीक है जी। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट 2 एमसीक्यूज की तरफ। एमसीक्यूज में याद रखना है, नंबर 1 एमसीक्यूज ये है कि जनाब द स्टिमुलस फॉर द रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन। एनीवन कैन आंसर। मेरे आंसर से पहले इफ समवन नो दिस क्वेश्चन आई विल अप्रिशिएट कि वो कौन सी चीज है दैट विल स्टिमुलेट जोना ग्लोमेरुलोसा टू प्रोड्यूस मोर एल्डोस्टेरोन। हाँ, एंजियोटेंसिन 2। ओके, एंजियोटेंसिन 2 इसके लिए नहीं है। इसके लिए जो स्ट्रांगर स्टिमुलस है दैट इज हाइपरकैलेमिया, पोटासियम का लेवल बढ़ जाना। हाइपरकैलेमिया मतलब एक्सेस ऑफ पोटासियम इन दी ब्लड, ये हम आगे पढ़ेंगे। द रीजन इज इस जोना ग्लोमेरुलोसा लेयर के अंदर जो हार्मोन है जो एल्डोस्टेरोन की सिंथेसिस में आखिरी स्टेप में रोल प्ले करता है उसका नाम है एल्डोस्टेरोन सिंथेस। एल्डोस्टेरोन सिंथेस इज एक्टिवेटेड बाय इंक्रीज पोटासियम इन द ब्लड। So whenever there is hyperkalemia, that aldosterone synthase will activated and it will release of aldosterone hormone. Clear है? Next question की तरफ जाते हैं। The stimulus for the release of cortisol। कार्टिसोल कहाँ से आता है? जोना फेसिकुलेटा। तो वो कौन सा स्टिमुलस है जिसकी वजह से जोना फेसिकुलेटा से किस चीज की रिलीज होगी? कार्टिसोल। आंसर इज ACTH विच इज कम फ्रॉम वेयर? इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो यहाँ पे जो चीज मैं समझाने लगा हूँ वो ये है
कि एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है, दैट इज अफेक्टेड मेनली जोना फेसिकुलेटा, और ये यहाँ से किस चीज़ की रिलीज को बढ़ाता है? कार्टिसोल। लेकिन हाइपरकैलेमिया इज अ स्टिमुलस which will activate aldosterone synthase in the zona glomerulosa layer and it will release aldosterone। अब आते हैं अपनी एक्सेस की तरफ। ये दोनों एमसीक्यूज सेट एमसीक्यूज है, इसको आप लोगों ने याद रखना है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिगार्डिंग फिजियोलॉजी। तो देखें, यहाँ से स्टार्ट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। हमारे पास इंटीरियर पिट्यूटरी लोब है, दिस इज इंटीरियर पिट्यूटरी लोब या इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ से जो हार्मोन आता है दैट इज कॉल्ड ACTH, एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, और ये हार्मोन ब्लड के जरिए आएगा एड्रीनल ग्लैंड में, और एड्रीनल ग्लैंड के अंदर किस लेयर में आएगा? जोना फेसिकुलेटा, और ये जोना फेसिकुलेटा लेयर से किस चीज़ की रिलीज को बढ़ाएगा? आंसर इज कार्टिसोल। ये कार्टिसोल की लेवल को बढ़ाएगा, दैट इज कार्टिसोल। इसका मतलब पिट्यूटरी एड्रीनल एक्सेस the pituitary gland will provide ACTH normally anterior pituitary and it will leads to formation of cortisol if we needed in that time। तो ये नॉर्मल फिजियोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अब क्वेश्चन ये है, अगर फॉर एग्जांपल हमारा कार्टिसोल बढ़ जाए, फॉर एग्जांपल ACTH ज़्यादा आ गया और इसने कार्टिसोल की लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ाया, तो हमें मजीद कार्टिसोल तो नहीं चाहिए। तो बॉडी फिर क्या करती है? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए फर्दर ACTH की लेवल को कम कर देती है। इसका मतलब इफ वी नीड कार्टिसोल देयर विल बी रिलीज ऑफ ACTH फ्रॉम द इंटीरियर पिट्यूटरी लोब। लेकिन इफ कार्टिसोल इज वेरी हाई, सो दैट कार्टिसोल वाया द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म इट विल डिक्रीज द फर्दर रिलीज ऑफ ACTH को कम करेगी। ठीक है, ये तो नॉर्मल हमारे पास मैकेनिज्म है। अब कार्टिसोल जो है, कार्टिसोल ये बॉडी के अंदर क्या करता है? व्हाट कार्टिसोल डन फॉर द बॉडी? इसकी जो मेन फंक्शन है फिजियोलॉजी में, ये एपिटाइट को इंक्रीज करता है। इंक्रीज एपिटाइट मतलब ये है कि एपिटाइट को इंक्रीज करता है। ठीक है, नेक्स्ट ये है इट इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ये बीपी को इंक्रीज करता है बिकॉज इट एक्ट ऑन सिंपैथेटिक रिसेप्टर्स। ये सिंपैथी अल्फा 1 रिसेप्टर्स पे काम करता है। अल्फा 1 प्रेजेंट इन दी ब्लड वेसल, और ब्लड वेसल पे जब भी अल्फा 1 स्टिमुलेट होता है इट कैन कॉज वेजो कंस्ट्रक्शन, और वेजो कंस्ट्रक्शन करता है तो ओवरऑल बीपी बढ़ जाती है। नेक्स्ट, दिस कार्टिसोल आल्सो लीड्स टू ओस्टियोपोरोसिस। ये क्या करा सकता है? ओस्टियोपोरोसिस। व्हाई? द रीजन इज कि इट कैन इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ या द एक्टिविटी या एक्शन ऑफ ओस्टियोब्लास्ट। ये किस सेल की एक्टिविटी को ब्लॉक करता है? ओस्टियोब्लास्ट। नो, ओस्टियोब्लास्ट इज अ बोन बिल्डर सेल। अगर ओस्टियोब्लास्ट को हम क्या करें? ब्लॉक करें, तो बोन फॉर्मेशन की बजाय बोन डिसॉल्विंग कैपेबिलिटी बढ़ जाए। तो कार्टिसोल इन द लॉन्ग रन कैन कॉज ओस्टियोपोरोसिस। द रीजन बिहाइंड दैट इज दैट कार्टिसोल कैन डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ ओस्टियोब्लास्ट। नेक्स्ट पॉइंट ये लेके दैट कार्टिसोल इफ इट इज एक्सेस इन द बॉडी इट कैन आल्सो इंक्रीज ग्लूकोज। ये हाइपर क्या करता है? ग्लाइसीमिया करता है इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन विच इज गुड फॉर द बॉडी। तो ग्लूकोज का लेवल अगर कोई भी हार्मोन बढ़ाता है उसको हम इनडायरेक्टली डायबिटोजेनिक हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? डायबिटोजेनिक। तो ग्रोथ हार्मोन इज डायबिटोजेनिक कैन कॉज हाइपरग्लाइसीमिया, कार्टिसोल इज डायबिटोजेनिक, और ग्लूकागान भी जब ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है तो वो इंक्रीज कर देता है। ये 3 डायबिटोजेनिक हैं। नेक्स्ट लिखे इम्यूनो सप्रेशन, इम्यूनिटी को कमजोर कर देता है, इम्यून रिस्पॉन्सेस को वीक बनाता है, इम्यूनो सप्रेशन। और ये एमसीक्यूज आता है रिगार्डिंग इम्यूनोलॉजी। व्हाई? बिकॉज कार्टिसोल इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ IL-2। IL-2 स्टैंड फॉर इंटरल्यूकिन 2, कि ये इंटरल्यूकिन 2 की प्रोडक्शन को कम करता है, और अगर इंटरल्यूकिन 2 की प्रोडक्शन कम हो जाए देयर विल बी नो B एंड T सेल मैच्योरेशन प्रॉपरली। और अगर B लिम्फोसाइट T लिम्फोसाइट मैच्योर नहीं हो पाते देयर विल बी वीक इम्यून रिस्पॉन्सेस, इट कैन कॉज इम्यूनो सप्रेशन। तो ये एपिटाइट बढ़ाना, BP बढ़ाना, ओस्टियोपोरोसिस, हाइपरग्लाइसीमिया, इंक्रीज ग्लूकोज लेवल एंड इम्यूनो सप्रेशन। इसके साथ देखिए पुअर वूंड हीलिंग। अगर फॉर एग्जांपल किसी की वूंड हीलिंग हो रही है
तो मतलब वो क्या करेगी, बस इससे कम हो जाती है। पुअर वुंड हीलिंग, द वुंड विल टेक मच टाइम especially if there is excess level of cortisol. Why? The cortisol can cause hyperglycemia and excess glucose is a favorite environment for bacterial multiplication. जिस तरह डायबिटिक में होता है, और बैक्टीरिया जितनी मल्टीप्लाई करेगी उस एरिया पे रिकरेंट इन्फेक्शन होती है। दूसरी बात, कार्टिसोल पुअर वुंड हीलिंग इसलिए कराता है, इट डिक्रीज फाइब्रोब्लास्ट एक्टिविटी। फाइब्रोब्लास्ट आर दो सेल which is required for a good healing process. अगर फाइब्रोब्लास्ट एक्टिविटी हम कम करें तो देयर विल बी पुअर वुंड हीलिंग, फिर वुंड हीलिंग क्या हो जाती है, बहुत पुअर हो जाती है। तो ये जो आप लोग को अभी तक बता चुका हूँ, दीज वाज द नॉर्मल फंक्शन इफ देयर इज कार्टिसोल इन दी बॉडी। तो कार्टिसोल के कुछ काम अच्छे भी है और कुछ काम बॉडी के लिए बहुत डैमेजिंग है। अब आते हैं एमसीक्यूज की तरफ। जो एग्जाम के अंदर हमें एमसीक्यूज आएगा वो क्या होगा, इधर देखे बहुत आसान है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें देखें, ये आप लोगों ने जहन में रखना है, ये जो एरिया है, अगर फॉर एग्जाम्पल एड्रीनल ग्लैंड के अंदर इशू हो, एड्रीनल ग्लैंड, और एड्रीनल ग्लैंड की इशू की वजह से अगर कार्टिसोल का लेवल क्या हो जाए, बढ़ जाए, दैट विल बी कुशिंग सिंड्रोम। वो क्या होगा, कुशिंग सिंड्रोम। लेकिन अगर मसला किधर हो, पिट्यूटरी ग्लैंड में, और उसकी वजह से कार्टिसोल बढ़ जाए, वो क्या होगा, कुशिंग डिजीज होता है। तो यहाँ पे हमने दो चीजें याद रखनी, इसमें एमसीक्यूज आता है कि देखे, इफ कार्टिसोल इज इंक्रीज ड्यू टू द डिफेक्ट लाइज इन पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर अगर कोई इशू है तो पिट्यूटरी ग्लैंड के इशू में एसीटीएच सिक्रीशन क्या होता है, ज्यादा। जब एसीटीएच ज्यादा होगा तो वो कार्टिसोल भी ज्यादा करेगा, तो हाइपर कार्टिसोलिज्म है। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई ट्यूमर है जिसमें एसीटीएच की रिलीज क्या हो जाए, बढ़ जाए, जितना एसीटीएच ज्यादा आएगा उतना कार्टिसोल भी ज्यादा होगा। तो ऐसे हाइपर कार्टिसोलिज्म को कुशिंग डिजीज कहते हैं। तो कुशिंग डिजीज के अंदर इशू कहाँ पे होता है, ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है। इसको हम कुशिंग डिजीज कहते हैं, दैट इज कुशिंग डिजीज। क्लियर है, नंबर 1 पॉइंट। कुशिंग डिजीज के अंदर एमसीक्यूज याद रखें, ये हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन याद रखें, यहाँ पे याद रखना है कि जब एसीटीएच रिलीज होता है कहाँ से, एंटीरियर पिट्यूटरी, तो एसीटीएच अपने साथ पिट्यूटरी ग्लैंड से एमएसएच को भी रिलीज करता है। ये एमसीक्यूज है। एमएसएच स्टैंड फॉर मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो अगर कुशिंग डिजीज है, डिजीज की बात कर रहा हूँ, तो उसका मसला कहाँ से होता है, पिट्यूटरी से। तो उसमें एसीटीएच क्या होगा, ज्यादा। एसीटीएच ज्यादा होगा तो कार्टिसोल भी ज्यादा, लेकिन ज्यादा एसीटीएच के साथ क्या चीज ज्यादा होगा, एमएसएच। और ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग है, ये मेलानिन की स्टिमुलेशन करेगा, और ये डिफरेंट पिगमेंटेशन ऑन द स्किन, डिफरेंट ब्लैक पिगमेंटेशन ऑन द स्किन, दैट इज ड्यू टू इंक्रीज एमएसएच लेवल। क्लियर है, ये हम आगे अभी डिफरेंशिएट मजीद करेंगे। तो देखें, इसमें एसीटीएच भी बढ़ेगा, इसमें एमएसएच भी बढ़ेगा, और इसमें कार्टिसोल भी बढ़ेगा। देयर इज इंक्रीज कार्टिसोल। इफ ऑल गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, पॉजिटिव फीडबैक, ऑलवेज थिंक अबाउट प्रॉब्लम इन पिट्यूटरी, दैट इज कुशिंग डिजीज। ये कुशिंग डिजीज है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें, इफ कार्टिसोल इज इंक्रीज ड्यू टू डिफेक्ट lies other than पिट्यूटरी, पिट्यूटरी के अलावा कई और पे इशू है, पिट्यूटरी ग्लैंड। फॉर एग्जांपल पिट्यूटरी ग्लैंड मेनली इन या अदर देन पिट्यूटरी ग्लैंड, इट इज कॉल्ड ऑफ व्हाट, कुशिंग सिंड्रोम। तो कुशिंग सिंड्रोम के अंदर ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप लोगों को आना चाहिए कि इसमें जो इशू है वो पिट्यूटरी के अलावा कई और जगह पे होगी। तो किसी और जगह का मतलब क्या है, किसी और जगह का मतलब क्या है कि ग्लैंड का अपना इशू हो सकता है कि नहीं। अगर ग्लैंड के अंदर जोना फेसिकुलेटा में कोई इशू हो और इससे कार्टिसोल क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो ग्लैंड के इशू में कार्टिसोल बढ़ने से फीडबैक किया जाएगा नेगेटिव, तो एसीटीएच क्या होगा, वो कम होगा, तो एमएसएच भी कम होगा। तो इसकी जो लैब है,
एक इसमें तो ACTH भी ज़्यादा होगा, सॉरी इसमें तो कार्टिसोल ज़्यादा होगा लेकिन ACTH कम होगा। अगर ACTH कम है MSH क्या होगा, MSH का आना भी कम हो जाएगा। MSH डिपेंड ऑन ACTH रिलीज। अगर ACTH कम है तो इसके साथ साथ क्या चीज़ कम होगी, MSH। MSH कम है लेकिन किस चीज़ की लेवल ज़्यादा होगी, कार्टिसोल की। क्लियर है। अब अगर एक और पॉइंट की तरफ आते हैं, इधर फोकस करें, तो इसमें पिगमेंटेशन हो सकेगी, नो। देयर विल बी ऑल फीचर ऑफ हाइपर कार्टिसोलिज्म बट देयर विल बी नो स्किन पिगमेंटेशन। लेकिन कुशिंग डिजीज के अंदर स्किन पिगमेंटेशन जरूर होती है। Another question that people might wrong in the exam is that अगर फॉर एग्जाम्पल कार्टिसोल ज़्यादा है, इफ कार्टिसोल इज रेस, अब देखिए हाँ MCQs है, कार्टिसोल इज इंक्रीज। अगर फॉर एग्जाम्पल हम देखें इफ कार्टिसोल इज इंक्रीज एंड इंक्रीज ACTH बट नो या नॉर्मल MSH, तो इसका मतलब क्या है, एनीवन इन द क्लास हवास। अगर कार्टिसोल ज़्यादा है उसके साथ साथ ACTH भी ज़्यादा है तो फिर MSH क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। इधर देख ये MCQs है, अगर यहाँ का मसला है तो ACTH अगर ज़्यादा है तो फिर इसके साथ MSH भी आना चाहिए ज़्यादा, लेकिन इसमें तो MSH नॉर्मल है। इसका मतलब ये ACTH जो आया है ये पिट्यूटरी से नहीं आया है, इसको कहते हैं एक्टोपिक प्रोडक्शन। इसको एक्टोपिक प्रोडक्शन, और एक्टोपिक प्रोडक्शन ऑफ ACTH दैट इज मेनली कम फ्रॉम लंग्स, ये लंग से होती है, स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास एक्टोपिक ACTH है, एक्टोपिक ACTH प्रोडक्शन विच इज सीन इन लंग कैंसर। इसका मतलब ये है कि ये क्या है, कुशिंग डिजीज है कि कुशिंग सिंड्रोम है, दैट इज स्टिल कुशिंग सिंड्रोम। ये क्या है, ये कुशिंग सिंड्रोम है। मैंने कहा था इफ द डिफेक्ट लाइज ओनली इन पिट्यूटरी दैट विल बी कुशिंग डिजीज, अदर देन पिट्यूटरी चाहे ग्लैंड हो या बाहर हो वो कुशिंग सिंड्रोम है। लेकिन ऐसा हाइपर कार्टिसोलिज्म जिसमें कार्टिसोल ज़्यादा हो, MSH कम हो और ACTH भी कम हो, ये ग्लैंड का अपना इशू है, ठीक है। लेकिन अगर कार्टिसोल ज़्यादा हो, ACTH भी ज़्यादा, MSH नॉर्मल हो, तो ये फिर कौन सा प्रोडक्शन है, एक्टोपिक है। Another question you people should write, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को आना चाहिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज के इफ अ पर्सन हैविंग हाइपर कार्टिसोलिज्म, हाइपर कार्टिसोलिज्म का मतलब क्या है, कुशिंग सिंड्रोम है या कुशिंग डिजीज है, हम आगे इसको अब डिफरेंशिएट करेंगे। बट having bilateral adrenal gland atrophy, ये मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले भी बताया था। इसका मतलब क्या है, MCC मोस्ट कॉमन काज क्या है, ऐसा बंदा जिसकी कार्टिसोल लेवल क्या हो, बहुत ज़्यादा हो, लेकिन उसकी हमने एड्रीनल ग्लैंड देख लिए तो वो छोटे रह चुके हैं, एट्रोपी। क्या मतलब है इसका, अगर एक बंदा है वो बाहर से एक्सोजीनस क्या ले रहे, स्टीरॉयड ले रहे, डेक्सामेथासोन की शक्ल में, विट इज अ सिंथेटिक, या बाहर से स्टीरॉयड ले रहे, तो वो तो ब्लड को बाहर से स्टीरॉयड दे रहे हैं। तो ये जो कार्टिसोल है ये तो बढ़ेगा ना बाहर वाला, तो नेगेटिव फीडबैक से ACTH क्या होगा, कम। तो ये ग्लैंड अपना काम करेंगे, फिर नहीं, जब ग्लैंड काम नहीं करेंगे क्योंकि वो तो बाहर से ले रहे, तो ग्लैंड की जो साइज है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। तो कार्टिसोल बढ़ गया होगा ब्लड में कि नहीं, है तो ज्यादा, क्योंकि कहां से बंदा ले रहे, बाहर से। अब बाहर से आने वाला कार्टिसोल भी तो यही कार्टिसोल जैसा है, तो कुशिंग सिंड्रोम है। लेकिन ऐसा कुशिंग सिंड्रोम जिसमें दोनों ग्लैंड की साइज क्या हो जाए, छोटी, तो इसका मोस्ट कॉमन काज क्या है, एंडोजीनियस या एक्सोजीनियस। तो यहाँ पे लेके एक्सोजीनियस स्टीरॉयड इनटेक, सो दिस इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ कुशिंग सिंड्रोम, एक्सोजीनियस स्टीरॉयड इनटेक। इसका मतलब यह है कि इस बंदे ने बाहर से स्टीरॉयड लिए है और उस वजह से बायलेटरल एड्रीनल ग्लैंड की क्या हो चुकी है, एट्रोपी हो चुकी है। मुझे यह बताए कि अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसका इफ अ पर्सन या पेशेंट हैविंग इंक्रीज कार्टिसोल, इसका कार्टिसोल बहुत ज्यादा है, लेकिन बट
यूनिलेट या वन एड्रीनल ग्लैंड, या इसको कहते हैं यूनिलेटरल एड्रीनल एट्रोपी। हाँ जी अदनान, इसका मतलब क्या है, इसका काज क्या हो सकता है, इस हाइपर कार्टिसोलिज्म। कार्टिसोल ज्यादा है लेकिन देखने में एक ग्लैंड नॉर्मल है और एक क्या है, छोटा है। इसका मतलब यह है कि एड्रीनल ग्लैंड के अंदर एक साइड पे ट्यूमर है और उस ट्यूमर के अंदर किस चीज की लेवल ज्यादा हो गई है, कार्टिसोल की, और दूसरा ग्लैंड सही फंक्शन नहीं कर रहा है क्योंकि एक ग्लैंड पे ज्यादा शिफ्ट हुआ है तो दूसरा ग्लैंड क्या होता जाएगा, श्रिंक। ऐसा हाइपर कार्टिसोलिज्म जिसमें यूनिलेटरल एड्रीनल ग्लैंड की हाइपरट्रोफी होती है, दैट इज एड्रीनल एडिनोमा। ये एडिनोमा है। इसका मतलब कि एड्रीनल एडिनोमा पेशेंट में दोनों ग्लैंड की क्या होती है, हाइपरट्रोफी होती है। इसका मतलब यह है कि एडिनोमा इज यूजुअली सीन ऑन यूनिलेटरल, ये वन साइडेड होती है। तो अगर एक साइड से कैंसर आ जाए तो उस साइड की जो हाइपर फंक्शनिंग है ग्लैंड की वो तो चलती रहेगी, लेकिन दूसरे साइड की जो ग्लैंड है वो आहिस्ता आहिस्ता साइज में क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। इसके साथ जो नेक्स्ट एमसीक्यूज हम जोड़ेंगे, अब देखें हाइपर कार्टिसोलिज्म हो जाए तो कार्टिसोल बढ़ने से क्लिनिकल फीचर लेके कुशिंग सिंड्रोम, जो एग्जाम में आता है कि व्हाट आर द डिफरेंट क्लिनिकल फीचर इन कुशिंग सिंड्रोम। नंबर 1 वेट गेन। कुशिंग सिंड्रोम में वेट गेन होता है। अब बीपी क्या होगी, बढ़ेगी कि कम होगी, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, अल्फा 1 रिसेप्टर पे ज्यादा काम करेगा, देयर विल बी हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन एपिटाइट बढ़ाता है कि कम करता है, कार्टिसोल बढ़ाता है, तो एपिटाइट बढ़ने से फूड इंटेक ज्यादा होगा, देयर विल बी वेट गेन, फैटी डिपोजिशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन याद रखिए, जो कार्टिसोल है ये पेरिफ्री से फैट्स को कम करते हैं, यहाँ से पेरिफ्री मीन अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब से फैट्स को खत्म करके कहाँ पे डिपोजिट करते हैं, सेंटर पार्ट में। तो यहाँ पे डिपोजिट करके फेस में इट लुक लाइक मून फेसेस। इसका मतलब ये है द पर्सन ऑन एग्जामिनेशन विल हैव मून फेसेस, मून फेस होगी। दूसरी बात, ये जो एक्सेस फैट्स है ये डिपोजिट हो जाएंगे ऑन द बैक साइड नेक। इसकी वजह से क्या होता है, बफेलो हम्स, ये नाम सुना है कि नहीं, सो बफेलो हम्स, इसमें कुशिंग सिंड्रोम के अंदर देयर इज बफेलो हम्स। नेक्स्ट, ये जो ट्रंकल पार्ट है, ये ट्रंक चेस्ट, ये थिन होगी कि ओबीस, ओबीस बिकॉज ऑफ एक्सेस फैट डिपोजिशन, देयर विल बी ट्रंकल ओबेसिटी, ट्रंकल ओबेसिटी, ट्रंकल ओबेसिटी। These three features are specific for Cushing syndrome: moon faces, buffalo humps and truncal obesity। और इसके साथ चौथा भी याद रखे, इम्पोर्टेंट है, एब्डोमिनल स्ट्राया। दिस इज द लाइनिंग मार्क इन द एब्डोमेन ड्यू टू थिनिंग ऑफ द स्किन। स्किन थिनिंग की वजह से ये जो एब्डोमेन है इसके ऊपर एक लाइन आती है, दैट इज कॉल्ड एब्डोमिनल स्ट्राया। वैसे ये स्ट्राया प्रेगनेंसी के अंदर भी आती है, उसको हम गेस्टेशनल स्ट्राया कहते हैं, जो प्रेग्नेंट फीमेल में होती है, लाइनिंग होती है। और ये स्ट्राया अगर किसी पैथोलॉजिकल कंडीशन में है, दैट इज ड्यू टू कार्टिसोल। इंक्रीज कार्टिसोल की वजह से कोलेजन खराब हो जाती है एंड द स्किन बिकम थिन एट द लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन एंड दैट इज कॉल्ड एब्डोमिनल स्ट्राया। ये एब्डोमिनल स्ट्राया कहलाता है। अब अगर फॉर एग्जांपल ये सारे सिम्टम इस तरह जाए, मून फेसेस, बुफेलो हम्स, ट्रंकल ओबेसिटी, ठीक है, एंड एब्डोमिनल स्ट्राया, ये स्पेसिफिक है, जिसके बगैर कुशिंग सिंड्रोम की फीचर नहीं आती, ये याद रखने हैं। अगर इसके साथ वो लैब में बताए, इधर देखे लैब इन्वेस्टिगेशन, सेम सिम्टम प्लस लैब में बताए इंक्रीज कार्टिसोल, कार्टिसोल ज्यादा है, कार्टिसोल डिक्रीज एसीटीएच, एसीटीएच कम है, लेकिन बाइलेटरल एड्रीनल एट्रोफी है, इस तरह क्वेश्चन दे दें तो आप लोगों ने लिखना है कि ये कुशिंग डिजीज है कि कुशिंग सिंड्रोम है। ये कुशिंग डिजीज और कुशिंग सिंड्रोम, दिस इज अ कुशिंग सिंड्रोम। कार्टिसोल ज्यादा है, एसीटीएच नेगेटिव फीडबैक, ग्लैंड का मतलब बाहर से इस बंदे ने स्टीरॉयड ली है जिसकी वजह से दोनों ग्लैंड की क्या हुई है, एट्रोफी। सो दिस इज अ कुशिंग सिंड्रोम व्हिच इज ड्यू टू एक्सोजीनियस स्टीरॉयड इनटेक। तो यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है कि ये कुशिंग सिंड्रोम है, ये कुशिंग सिंड्रोम है, और प्लस ये क्या है, आंसर इज कास क्या है, एक्सोजीनियस स्टीरॉयड इनटेक है। क्लियर है, बाहर से इस बंदे ने ज्यादा स्टीरॉयड लिए हैं। मुझे कोई और बात आप बता सकते हैं कि ये कुशिंग डिजीज क्यों नहीं है? हाँ जी, लैब के अलावा
लेब के अलावा ये कुशिंग डिजीज क्यों नहीं है एनीवन? इसलिए कुशिंग डिजीज नहीं है, अगर ये डिजीज होती उसमें तो एसीटीएच ज़्यादा होता और उसमें एमएसएच भी आता, तो देयर विल बी पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन। स्किन के ऊपर डिफरेंट क्या आएंगे? पिगमेंटेशन भी आएंगे। क्लियर है? अब आते हैं, देखिए अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये तो कार्टिसोल की हम बात कर रहे हैं ना, कार्टिसोल के कुशिंग डिजीज भी हो सकती है, कुशिंग सिंड्रोम भी हो सकता है। अब इसकी जो बेस्ट टेस्ट है ना, बेस्ट टेस्ट फॉर कुशिंग सिंड्रोम वो 24 आवर यूरिनरी कार्टिसोल है, कि हम 24 आवर यूरिन के अंदर क्या चेक करते हैं? कार्टिसोल। सो द बेस्ट टेस्ट फॉर हाइपर कार्टिसोलिज्म या कुशिंग सिंड्रोम इज 24 आवर यूरिनरी कार्टिसोल मेजरमेंट के लेके, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसकी तरफ आ रहा हूं, अगर फॉर एग्जांपल हम ऐसा करें कि एल्डोस्टेरोन की बात करें, एल्डोस्टेरोन ये कहां से आता है? इट इज कम फ्रॉम जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना ग्लोमेरुलोसा से आता है और ये प्रिंसिपल सेल ऑफ कलेक्टिंग डक्ट्स इन नेफ्रॉन या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल यहाँ पे काम करता है, कलेक्टिंग डक्ट इन किडनी यहाँ पे काम करता है। इसके काम कौन से है? एनीवन कैन टेल मी व्हाट विल एल्डोस्टेरोन डू फॉर द बॉडी? रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर। वेरी गुड। ये किडनी से रिटेंशन ऑफ क्या करता है? सोडियम एंड वाटर, लेकिन ये एक्सक्रीशन ऑफ पोटासियम और एसिड बेस बैलेंस को देकर हाइड्रोजन को भी बाहर निकालता है। तो एक्सक्रीशन ऑफ पोटासियम एंड हाइड्रोजन, इन दोनों चीजों को ये बाहर निकालता है। तो रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर, एक्सक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटासियम, ये जनाब हमारे पास एल्डोस्टेरोन के फंक्शन है। तो अब मुझे ये बताए, अगर फॉर एग्जांपल पोटासियम का लेवल बॉडी में क्या हो जाए? ज्यादा। एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज द नॉर्मल पोटासियम रेंज? 3.5 to 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, इतना है ना, ये पोटासियम का नॉर्मल रेंज है। व्हाट इज द डेंजरस हाइपरकैलेमिया? इफ पोटासियम रेज फ्रॉम 6.5, अगर 6.5 से बढ़ जाए दैट कैन इंक्रीज कार्डियक इरिथमियास, इन कार्डियक इरिथमियास की रिस्क बढ़ जाती है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आप लोगों ने सीखना है वो ये है, इधर देखें, अगर पोटासियम ब्लड में कितने आ जाए? शाबाश, 6 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये पोटासियम है। सेल के अंदर पोटासियम ज्यादा होता है कि सेल के बाहर? हाँ जी, अंदर। तो वेन एवर देयर इज लाइसिस ऑफ सेल लाइसिस, तो उससे क्या निकलेगी? पोटासियम। तो स्केलेटल मसल लाइसिस को क्या कहते हैं? रेब्डोमायोलाइसिस। अर्थक्वेक के अंदर या रोड ट्रिप एक्सीडेंट में कोई स्केलेटल मसल की लाइसिस हो जाए तो उससे ज्यादा क्या निकलेगी? पोटासियम। और ये पोटासियम अगर सीरम में आ जाए, इधर देखें, तो हाइपरकैलेमिया है। अब वो कौन सा मैकेनिज्म है बॉडी के अंदर जिसके जरिए हम एक्सेस पोटासियम को बाहर फेंक सकते हैं? वो किसका काम है? एल्डोस्टेरोन। इसलिए द स्टिमुलस फॉर एल्डोस्टेरोन इज ऑलवेज व्हाट? आंसर इज हाइपरकैलेमिया। क्लियर है? तो पोटासियम जब भी ज्यादा हो जाता है तो उससे जनाब एल्डोस्टेरोन रिलीज हो जाता है। व्हाई? पोटासियम कैन एक्टिवेट विच एंजाइम? एल्डोस्टेरोन सिंथेज इन द जोना ग्लोमेरुलोसा, और जब वो एक्टिवेट हो जाता है तो फिर वहां से एल्डोस्टेरोन आकर एक्सेस पोटासियम को बाहर फेंक देता है। अब क्लियर है कि नहीं? नाउ क्वेश्चन ये है, अगर एल्डोस्टेरोन ज्यादा हो जाए so it will excrete out of the body more potassium, it can cause hypokalemia, बट ये आता है किस चीज के लिए? हाइपरकैलेमिया के लिए। वैसे एल्डोस्टेरोन खुद क्या कराता है? हाइपोकैलेमिया, लेकिन खुद आता है किस वजह से? हाइपरकैलेमिया की वजह से। अब यहाँ पे फोकस करें, अगर फॉर एग्जांपल इधर देखें, ये कहां से आता है? जोना ग्लोमेरुलोसा। अगर जोना ग्लोमेरुलोसा के अंदर खुद कोई इशू है और जिस वजह से क्या रिलीज हो जाए? एल्डोस्टेरोन, उस कंडीशन को हम कहते हैं कोन सिंड्रोम। इसको क्या कहते हैं? कोन सिंड्रोम। कोन सिंड्रोम के अंदर एल्डोस्टेरोन लेवल क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इट इज अ हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म कंडीशन इन विच द प्राइमरी पैथोलॉजी लाइज इन दी जोना ग्लोमेरुलोसा। ये जोना ग्लोमेरुलोसा के अंदर कोई इशू है, ट्यूमर वगैरह है, जिसमें एल्डोस्टेरोन रिलीज क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि डिफेक्ट जो है या पैथोलॉजी लाइज इन वेयर? जोना ग्लोमेरुलोसा, इसके अंदर है, लीडिंग टू इंक्रीज एल्डोस्टेरोन। इससे एल्डोस्टेरोन लेवल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है।
तो जितना अल्डोस्टेरोन ज्यादा होगा, मुझे ये बताए, इट विल रिटेन मोर सोडियम एंड वाटर, द पेशेंट बीपी विल बी राइज और लो, देयर विल बी हाइपरटेंशन। हेडेक कराता है एल्डोस्टेरोन, हाइपरटेंशन कराता है, और पोटासियम और हाइड्रोजन तो ज्यादा बाहर जाएंगे, देयर विल बी हाइपोकेलेमिया। क्या हो जाता है? हाइपोकेलेमिया। मुझे ये बताए, अगर एक पेशेंट है उसको हार्ट फेलियर है, व्हाट इज हार्ट फेलियर? हार्ट फेलियर इज नॉट अ डिजीज, इट इज अ कंडीशन। नॉर्मल कार्डियक आउटपुट कितना होता है? 5 लीटर। व्हाट इज कार्डियक आउटपुट? अमाउंट ऑफ द ब्लड इजेक्टेड बाय बोथ वेंट्रिकल इन 1 मिनट। 1 मिनट में जितना ब्लड हार्ट से निकलता है उसको क्या कहते हैं? कार्डियक आउटपुट। तो अगर कार्डियक आउटपुट कम हो जाए, कम होने की वजूहात क्या है? मल्टीपल। वी विल डिस्कस इन कार्डियोवास्कुलर, एमआई की वजह से, मायोकार्डाइटिस की वजह से, इंजाइना की वजह से, एनीथिंग, हार्ट ब्लॉक की वजह से। जब कंट्रैक्टिलिटी कम हो जाए, हार्ट फेलियर, तो कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगी? कम। कार्डियक आउटपुट कम हो गया तो ब्लड फ्लो टू द किडनी क्या होगी? कम। दैट इज कॉल्ड रीनल एस्कीमिया। रीनल एस्कीमिया। जब ब्लड फ्लो टू द किडनी कम हो जाती है, स्पेशली व्हेन देयर इज डिक्रीज सोडियम लेवल इन द ब्लड, तो यार देखे, इस किडनी के अंदर एक अपैरेटस है, इसका नाम क्या है? जेजी अपैरेटस, जिसका नाम क्या है? जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। इट एक्टिवेट टू सिक्रीट विच हार्मोन, विच प्रोटीन? रेनिन। ये रेनिन देता है, और रेनिन ब्लड में आकर लीवर के अंदर एंजियोटेंसिनोजेन, एंजियोटेंसिनोजेन को किस में कन्वर्ट करता है? एंजियोटेंसिन 1। और एंजियोटेंसिन 1 ब्लड के जरिए जाकर लंग्स की एंडोथेलियल सेल में किस में कन्वर्ट होता है? एंजियोटेंसिन 2 बाय द हेल्प ऑफ एसीई, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। इसके काम क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एसीई? कन्वर्जन ऑफ 1 इनटू 2। और एक और काम भी करता है, इट हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ ब्रेडिकाइनिन। ये किसको ब्रेक करता है? ब्रेडिकाइनिन। इट इज अ केमिकल मीडिएटर। और अगर हम एसी इनहिबिटर देंगे तो ब्रेडिकाइनिन की ब्रेक डाउन कम हो जाएगी, इन इट इरिटेट द नर्व एंडिंग, कैन कॉज ड्राई कफ। वो क्या कराता है? ड्राई कफ कराता है। ये एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा? इट इज अ पावरफुल वेजो कंस्ट्रक्टर। ये कंस्ट्रक्टर है, आर्टीरियोलो कंस्ट्रक्शन भी करता है और वीनो कंस्ट्रक्शन भी। और इधर देखें, एंजियोटेंसिन 2 विल गोज इनटू द एड्रिनल ग्लैंड, और ये एड्रिनल ग्लैंड से क्या निकालेगा? शाबाश, आंसर इज एल्डोस्टेरोन। ये किस चीज की रिलीज को बढ़ाएगा? एल्डोस्टेरोन। हाँ, एल्डोस्टेरोन क्या करेगा? रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर। और जो कार्डियक आउटपुट कम था, हाइपोटेंशन, वो थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो जिस बंदे को आप लोग हाइपोटेंशन भी लिख सकते हैं, हार्ट फेलियर भी लिख सकते हैं, कुछ भी हो, ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो बीपी बढ़ेगी थोड़ी बहुत ना, इसका मतलब इसमें रेनिन ने काम किया, एंजियोटेंसिन ने काम किया, और एल्डोस्टेरोन ने। इस पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन एक्सेस या एल्डोस्टेरोन सिस्टम। इसको रास भी कहते हैं और इसको रा भी कहते हैं। रा, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन एक्सेस या रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम कहते हैं। अब इधर देखे, जितना एड्रिनल ग्लैंड, जितना हाइपोटेंशन होगी, अब जो एड्रिनल ग्लैंड ने एल्डोस्टेरोन दिया है, ये अपने मसले की वजह से कि बाहर की मसले की वजह से? बाहर। हाइपोटेंशन, रीनल आर्टरी स्टीनोसिस, उन सब कंडीशन में किडनी को ब्लड फ्लो क्या होती है? कम। तो अगर बाहर की इशू से एल्डोस्टेरोन बढ़ जाए, कंडीशन इज कॉल्ड सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। लेकिन अगर ग्लैंड के अपने इशू से बढ़ जाए, वो क्या है? प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, व्हिच इज कॉल्ड कोन सिंड्रोम। क्लियर है? उसको कोन। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन? क्या करेंगे डिफरेंशिएशन में? वगैर कोई एक छोटा सा इन्वेस्टिगेशन, रेनिन लेवल चेक करेंगे। अगर एल्डोस्टेरोन ज्यादा है बट रेनिन नॉर्मल है, तो इसका मतलब ये ग्लैंड का अपना इशू है। लेकिन अगर एल्डोस्टेरोन के पीछे क्या चीज ज्यादा है, तो ये बाहर का इशू है। तो रेनिन विल डिफरेंशिएट आइदर इट इज अ प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन है जो हमने आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। वो क्वेश्चन ये है, इधर देखे, ग्रुप में आज एक क्वेश्चन पूछा गया था बाय डॉक्टर, वी विल डिस्कस दिस हियर। इधर देखे, इसका मतलब ये है कि विच एसिड, ये लेके एमसीक्यूज, विच एसिड बेस imbalance
इज सीन इन कोन सिंड्रोम। हाँ जी, कौन सा एसिड बेस इम्बैलेंस है जो कोन सिंड्रोम में होगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस या मेटाबॉलिक अल्किलोसिस? मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, इनमें कौन सा है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। बहुत आसान है क्योंकि रिस्पायरेटरी इशू तो है ही नहीं, इट इज अ मेटाबॉलिक प्रॉब्लम। तो इधर देखें, पीएच को देखते हैं। पीएच नॉर्मली 7.35 से लेके कितना होता है? 7.45। अगर पीएच इससे कम होता है दिस इज कॉल्ड एसिडोसिस। अगर पीएच इस तरफ आता है दैट इज कॉल्ड अल्कलोसिस। ठीक है जी। अब पीएच की रिलेशन को देखें, ये इंपॉर्टेंट है। पीएच इज इक्वल टू बाइकार्बोनेट डिवाइड बाय हाइड्रोजन आयन, जिसको PCO2 भी कहते हैं, बिकॉज PCO2 मीन कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक गैस। ठीक है जी। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, pH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू HCO3 बट pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन। अगर हम HCO3 बढ़ाएंगे तो pH भी क्या होगा? वो बढ़ेगा। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन आयन बढ़ाएंगे तो pH कम हो जाता है। क्लियर है? अब इधर फोकस करें तो आसान हो जाएगा। कौन सिंड्रोम पूछा गया है, तो कौन सिंड्रोम में किस चीज का लेवल बढ़ता है? एल्डोस्टेरोन। जितना ये ज्यादा होगा उतना ये इन दोनों को बाहर फेंकेगा, तो हाइड्रोजन किधर जाएगा? यूरिन में। तो हाइड्रोजन का लेवल बॉडी में क्या होगा? कम। तो जब ये कम हो जाता है तो पीएच क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इंक्रीज पीएच क्या होता है? अल्कलोसिस। तो कौन सिंड्रोम के अंदर मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होता है। क्लियर है? एक पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट जो ग्रुप में एक बंदे ने पूछा है वो ये है कि हाउ क्वेश्चन ये है कि हाउ और यहां पे एक और क्वेश्चन जहन में रखे, इधर देख, इधर सारे ये सेल है, ये सेल है। उस सेल के अंदर जनाब हमारे पास क्या चीज ज्यादा होती है? मतलब इसमें हाइड्रोजन ये बाहर फेंकता है। ठीक है, हाइड्रोजन बाहर जाएगा, पोटासियम भी बाहर जाता है। तो पोटासियम जब बाहर जाएगा तो उसका लेवल बॉडी ब्लड में क्या होगा? हाइपोकैलेमिया। इस पोटासियम की कमी को पूरी करने के लिए जनाब पोटासियम कहाँ से आएंगे? इधर से आएंगे कि नहीं? मतलब अंदर से, ये जो कम है इसको अंदर से आएंगे। ठीक है, जो हाइड्रोजन है ये किधर जाएंगे? सेल में अंदर जाएंगे। इस तरह मैंने बताया था पोटासियम हाइड्रोजन एंटीपोड। जब पोटासियम ये बाहर फेंकेगा पोटासियम ब्लड से, तो पोटासियम का लेवल कम, और पोटासियम की कमी को पूरी करने के लिए कहां से आएंगे? अंदर से। तो इसकी बजाय बाहर से क्या जाएंगे? हाइड्रोजन। तो ब्लड के अंदर हाइड्रोजन का लेवल मजीद क्या हुआ? कम हुआ कि नहीं? जब ये कम होगा तो पीएच ज्यादा होगा। एक तो इन शिफ्ट की वजह से हाइड्रोजन क्या हो जाता है? कम, और जो थोड़ा बहुत है भी तो वो अल्डोस्टेरोन किधर फेंकता है? यूरिन में। तो दोनों कंडीशन में हाइड्रोजन डिक्रीज, इट विल लीड टू इंक्रीज पीएच। क्लियर है? ये पीएच को बढ़ा देता है। ओके, अब अगर एमसीक्यूज आ जाए कि हाइपरकैलेमिया में क्या होता है? हाइपरकैलेमिया ले ले। हाइपरकैलेमिया में बाहर पोटासियम क्या होता है? ज्यादा। तो इसकी कमी, इसको कम करने के लिए किधर जाएगा? हाँ जी, अंदर। तो हाइड्रोजन किधर आएगा? बाहर। तो एसिड बढ़ेंगे ना, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। हाइपरकैलेमिया कैन कॉज मेटाबॉलिक एसिडोसिस, लेकिन हाइपोकैलेमिया कैन कॉज मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। क्लियर है? ये पॉइंट याद रखना है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हमने फिर भी पढ़ना है। अनदर क्वेश्चन, इन कुशिंग डिजीज, इधर देखे, इन कुशिंग डिजीज व्हाई देयर इज मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। ये क्वेश्चन याद रखना है। कुशिंग डिजीज के अंदर मेटाबॉलिक अल्कलोसिस क्यों होता है? एनीवन? इसका आंसर याद रखना है। फिजियोलॉजी वाले कहते हैं कि देखिए अल्डोस्टेरोन कहां से आता है? जोना ग्लोमेरुलोसा। कार्टिसोल कहां से आता है? वेसिकुलेटा। दोनों की डिफरेंट लेयर है, लेकिन कार्टिसोल, ये पॉइंट समझने वाला है, कार्टिसोल इज मिमिक लाइक एल्डोस्टेरोन। कि कार्टिसोल जब ज्यादा बढ़ जाते हैं तो ये अपने साथ किसको भी हिट कर लेते हैं? अल्डोस्टेरोन, और इसकी रिलीज को भी
बढ़ा देता है, बिकॉज इसकी मॉलिक्यूलर मिमिक्री है, एक दूसरे के साथ थोड़े बहुत मैच कर लेते हैं। तो इधर देखें, मुझे ये बताए कुशिंग डिजीज के अंदर मसला कहाँ पे होता है, पिट्यूटरी में एसीटीएच क्या होता है, ज्यादा। जब एसीटीएच ज्यादा होगा तो उसके साथ साथ क्या चीज ज्यादा होगा, एमएसएच भी ज्यादा होगा और इसमें कार्टिसोल भी ज्यादा। लेकिन कार्टिसोल जब सर्टेन लिमिट क्रॉस कर देता है तो अपने साथ किस चीज के लिए उसको बढ़ाएगा, अल्डोस्टेरोन। और जब अल्डोस्टेरोन आएगा तो ये हाइड्रोजन को बाहर फेंकेगा कि नहीं, तो जब हाइड्रोजन कम होगा तो पीएच ज्यादा, तो फिर भी क्या होगा, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। सो इट इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन which will excrete out of the body that hydrogen and that will lead to what, answer is metabolic alkalosis। अब नेक्स्ट पॉइंट इधर ये याद रखना है कि अगर फॉर एग्जांपल ये मेटाबॉलिक क्या कराएगा, अल्कलोसिस। अनदर थिंग इधर देखिए, अगर इस तरह याद रखे कि अल्डोस्टेरोन जब आता है तो इधर देखिए ब्लड के अंदर क्या होता है, पोटासियम। तो अल्डोस्टेरोन की वजह से ये पोटासियम किधर जाता है, यूरिन में। तो इधर पोटासियम का लेवल क्या हो गया, कम हो गया। तो इस कमी को पूरा करने के लिए पोटासियम कहाँ से आएंगे, से अंदर से, तो बाहर से क्या जाएंगे, हाइड्रोजन इधर जाएंगे ना। तो पोटासियम जितने बाहर आएंगे उतना हाइड्रोजन अंदर जाएंगे। तो इधर इसका लेवल क्या हो जाएगा, कम, और इसका लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब ये कम होगा, एसिड कम होंगे, एच कम होगा तो पीएच बढ़ेगा, फिर भी मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। हाइपोकैलेमिया में क्या होता है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। और कुशिंग डिजीज में भी क्या होता है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। कौन सिंड्रोम में भी क्या होता है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। ये सारे पॉइंट याद रखने। दिस फॉर टुडे, इंशाल्लाह वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टुमारो। क्लियर है, ओके।